हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट गुरु क्लासेस। दिस इज मृदुल तिवारी और आज हम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का माइंड मैप देखेंगे। ये प्लांट फिजियोलॉजी का 3rd चैप्टर है। इसके अलावा 2 चैप्टर मेरे ख्याल से और बचे होंगे, तो उनको भी हम जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे कुछ ही दिनों में। तो आज हम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट को पढ़ेंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब प्लांट फिजियोलॉजी के जितने भी चैप्टर है उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी में टोटल 5 चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इसी से क्वेश्चन काफी बार आते हैं। ठीक, तो शुरुआत करते हैं इसको पढ़ना। एनसीईआरटी सारे पॉइंट्स मैंने लिख लिए हैं। केल्विन साइकिल नाम का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आपको पढ़ना है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो इस माइंड मैप को डाउनलोड करने से पहले, पीडीएफ डाउनलोड करने से पहले एक बार पढ़ लेना साथ में। ठीक है, तभी पीडीएफ समझ में आएगा आपको। तो शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले साइंटिस्ट के बारे में एनसीईआरटी ने बताया। यहाँ पे कई साइंटिस्ट के नाम और आपको उनका कॉन्ट्रीब्यूशन याद रखना है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट है जोसेफ प्रिस्टली। इन्होंने डिस्कवरी की थी ऑक्सीजन की, और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में मिंट प्लांट का यूज किया था। तो कभी कभी नीट में क्या क्वेश्चन आता है कि आपको 2 कॉलम दे दिया जाएगा, एक इधर और एक इधर। अब आपको मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, उसमें इधर आपको साइंटिस्ट का नाम दिया जाएगा और इधर आपको ऐसी चीजें दी जाएंगी जो कि उन साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज की थी। ठीक है, किसी एल्गी का नाम या फिर किसी बैक्टीरिया का नाम, इस टाइप के नाम आपको दिए जाएंगे एक साइड में। तो यहाँ पे जोसेफ प्रिस्टली ने क्या यूज किया था? मिंट प्लांट का यूज किया था। तो इसीलिए मैंने ये चीज डायरेक्ट लिख दी है। ठीक, तो आपको ये डायरेक्ट याद रखनी है। दूसरे साइंटिस्ट हैं जैन इंजनहाउस। इंजनहाउस ने क्या किया था? इन्होंने बताया था सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो होती है सनलाइट के बिना नहीं हो सकती, ये इन्होंने बताया था। तो नीट में एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था कि सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ये किसने बताया? तो जैन इंजनहाउस ने बताया। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि ओनली ग्रीन पार्ट्स कैन रिलीज O2। प्लांट के जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं वही सिर्फ ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। हर एक पार्ट, पूरा प्लांट नहीं ऑक्सीजन रिलीज करता है। ठीक है, ग्रीन पार्ट जैसे लीव्स हो गई, लीफ के अलावा जब प्लांट छोटा होता है तो उसकी स्टेम भी ग्रीन होती है। तो इन्होंने यही बताया कि ओनली ग्रीन पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के वही रिलीज करते हैं O2 को, ठीक, ऑक्सीजन को। तीसरे साइंटिस्ट है जूलियन वॉन सैक्स। पिछले भी चैप्टर में इनके बारे में आपने पढ़ा था। हाइड्रोपोनिक्स नाम की टेक्निक इन्होंने डिस्कवर की थी। इस चैप्टर में इन्होंने बताया कि ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस के समय। ठीक, तो क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये किसने बताया था? तो जूलियस वॉन सैक ने। और जो ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है प्लांट, उसको स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट अगले साइंटिस्ट हमारे पास TW इंगलमैन। ईगलमैन ने क्या किया था? यूज्ड क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा एक ग्रीन एल्गी है, तो ग्रीन एल्गी को इन्होंने यूज किया था जिसका नाम है क्लेडोफोरा अपने एक्सपेरिमेंट में। और इन्होंने क्या बताया? ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड इन ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। जो ऑक्सीजन है वो ब्लू और रेड लाइट में सबसे ज्यादा इवॉल्व होती है। ठीक है, ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम मतलब ब्लू और रेड लाइट में। स्पेक्ट्रम में 7 कलर होते हैं, आपको पता है, विबग्योर जिसे आप कहते हैं। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड। तो ब्लू और रेड रीजन जो होता है उसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का इवॉल्वमेंट देखा गया है। सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड रीजन में देखी गई। ठीक, तो ये चीज इंगलमैन ने बताया। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया था नीट में कि किस रीजन में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है? तो ब्लू और रेड लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है। ठीक, अगले साइंटिस्ट है कॉर्लियस वॉन नील। वॉन नील ने क्या बताया? पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने बताया कि O2 इवॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम H2O। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप फोटोसिंथेसिस देखेंगे तो उसमें 2 चीजें यूज होती हैं, H2O यानी पानी और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 में भी ऑक्सीजन है और पानी में भी ऑक्सीजन है। तो वॉन नील ने क्या बताया कि जो ऑक्सीजन निकलती है फोटोसिंथेसिस के दौरान वो H2O से निकलती है। ठीक है, CO2 से नहीं निकलती, H2O से निकलती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि हमारे पास CO2 में भी ऑक्सीजन है और H2O में भी, लेकिन जो ऑक्सीजन निकलती है फोटोसिंथेसिस में वो H2O के द्वारा निकाली जाती है। ठीक है, H2O जो जब टूटता है तो ऑक्सीजन निकलती है। ठीक, तो ये कॉर्लियस वॉन नील ने बताया। तो ये सारे साइंटिस्ट जो हैं ये सबके बारे में नीट में पूछा गया, आपको याद रखना है। नाउ अगला क्वेश्चन क्या आता है? वेयर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। ये एनसीईआरटी की हेडिंग है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस होती कहाँ है? तो क्लोरोप्लास्ट में होती है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक, क्लोरोप्लास्ट में 2 प्लेस जो है वो इंपॉर्टेंट है। एक तो मेम्ब्रेन सिस्टम, क्लोरोप्लास्ट की जो 2 मेम्ब्रेन होती है,
तो जो मेम्ब्रेन सिस्टम होता है वहां क्या होता है, कैच लाइट एनर्जी, वो लाइट एनर्जी को कैच करने में हेल्प करती है, लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लेती है यानी रख लेती है बचा के, ठीक है। और मेम्ब्रेन सिस्टम पे ही सिंथेसाइज एटीपी और एनएडीपीएच, मेम्ब्रेन सिस्टम में ही एटीपी और एनएडीपीएच की सिंथेसिस होती है, ठीक है। तो ये अभी कैसे होती है एटीपी और एनएडीपीएच की सिंथेसिस, ये आगे आपको पढ़ना है, इसी माइंड मैप में मैं आपको बताऊंगा कैसे होती है, ठीक। तो फिलहाल ये पहले आपको याद रखना है कि मेम्ब्रेन सिस्टम एनर्जी, लाइट एनर्जी को ट्रैप कर सकती है और मेम्ब्रेन सिस्टम में ही एटीपी और एनएडीपीएच का सिंथेसिस होता है, ठीक। दूसरा स्ट्रोमा, स्ट्रोमा जो होता है वहां पे शुगर की सिंथेसिस होती है, ठीक है। अब जो मेम्ब्रेन सिस्टम होता है उस पे लाइट रिएक्शन चलती है, लाइट रिएक्शन में ही एटीपी और एनएडीपीएच बनता है, ये भी आप आगे पढ़ेंगे अगर आपको नहीं पता, ठीक। तो मेम्ब्रेन जो सिस्टम होता है उसमें लाइट रिएक्शन चलती है, लाइट रिएक्शन को ही हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। लाइट रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट डिपेंड ऑन लाइट, ये डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड करती है, अगर लाइट नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं हो सकती। दूसरा जो, अच्छा बाकी के पेज मैं नीचे से हटा दे रहा हूं, ठीक है, ये टोटल 5 पेज का माइंड मैप है, इसको हम हटा दे रहे हैं, पहला पढ़ते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्या है, दूसरा जो है स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में जो आपने पता है शुगर सिंथेसिस होती है, तो स्ट्रोमा में जो रिएक्शन चलती है उसको कहते हैं डार्क रिएक्शन या फिर इसी को कहते हैं कार्बन रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन जो होती है ये डिपेंड ऑन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, ठीक है। लाइट रिएक्शन में हमें क्या मिलेगा, एटीपी और एनएडीपीएच प्रोडक्ट मिलेगा। तो जो डार्क रिएक्शन होगी ये इसी प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगी जो कि लाइट रिएक्शन से हमें मिला है। अब इस चीज को ये आप नहीं कह सकते हैं डार्क रिएक्शन रात में होती है या लाइट के एब्सेंस में होती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो डार्क रिएक्शन मतलब ये नहीं होता है कि ये लाइट ना होने पे होगी या लाइट के एब्सेंस में होगी या रात में होगी, ऐसा नहीं है, ये भी दिन में ही होती है, लेकिन ये इसको डार्क रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट डिपेंड नहीं होती है लाइट पे, ठीक है। ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, ठीक। तो लाइट रिएक्शन का जब तक प्रोडक्ट मिलता रहेगा तब तक ये रिएक्शन चलती रहेगी, इसका डायरेक्ट कोई डिपेंडेंस नहीं है लाइट पे, इसी वजह से डार्क रिएक्शन कहते हैं। तो कभी कभी ये कंफ्यूजन होती है कि डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं है कि लाइट पे मतलब ये डार्क में होती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी लाइट में ही होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपको लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब एक नॉर्मल इक्वेशन आपको याद रखनी है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, 6CO2 प्लस 12H2O, ये दोनों रिएक्शन करते हैं लाइट के प्रेजेंस में और हमें ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज क्या है, एनर्जी है बेसिकली। C6H12O6, ये हमें ग्लूकोज मिलता है, साथ में 6 मॉलिक्यूल मिलता है H2O का और 6 ऑक्सीजन निकलते हैं, ठीक है। तो ये मतलब बेसिक एक बहुत ही पुरानी रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की, जो कि आपको याद रखनी है। आपने 8th से शुरुआत किया होगा इसको पढ़ना, 8th में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, लगभग 4 साल में लगभग बायोलॉजी में हर साल ये रिएक्शन मिल जाती है आपको, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। ये जो 6 लिखा है, 12 लिखा है, आपको ये लगता है कि बैलेंस कर लेंगे, लेकिन इतना टाइम है नहीं आपके पास कि बैलेंस करें, तो आपको ये रट के जाना है बेसिकली, ठीक है। ऐसा बैलेंस आप कर सकते हैं, आसान है, लेकिन अच्छा ये होगा कि आप रट के जाइए, ठीक है। वहां पे बैलेंस करने बैठेंगे तो टाइम बहुत यूज हो जाएगा, ठीक, इतना टाइम है नहीं हमारे पास। तो ये जो रिएक्शन है आप इसको डायरेक्ट रट के जाइए, ठीक है। अब अगला टॉपिक है पिगमेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से पिगमेंट्स यूज होते हैं। तो जो लीफ होती है उसका ग्रीन कलर जो होता है वो 4 पिगमेंट्स की वजह से होता है, ठीक है। किसी एक पिगमेंट में डिपेंड नहीं करता, वो 4 पिगमेंट होते हैं लीफ में, चारों को मिला के होता है। पहला है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल जो होता है क्लोरोफिल ए जो होता है वो ब्राइट या फिर ब्लू ग्रीन कलर का होता है, ठीक। दूसरा है क्लोरोफिल बी जो कि येलो ग्रीन कलर का होता है। ज़ैंथोफिल टोटल येलो कलर के होते हैं और कैरोटेनॉइड जो होते हैं येलो से लेके येलो ऑरेंज कलर के हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कलर है चारों के ये भी पूछे जाते हैं, ये याद रखिएगा। अब इसमें से क्लोरोफिल जो ए है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेजर पिगमेंट टू एब्जॉर्ब लाइट, ये मेजर पिगमेंट होता है जो कि एब्जॉर्ब करता है लाइट को। क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटेनॉइड ये तीनों जो होते हैं इनको हम एसेसरी पिगमेंट कहते हैं। एसेसरी मतलब हेल्प करने वाले, ये हेल्प करने वाले पिगमेंट है। प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। फोटो ऑक्सीडेशन क्या होता है कि अगर अकेला क्लोरोफिल ए जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो डैमेज हो जाएगा, क्योंकि लाइट काफी ज्यादा आती है। तो ये जो तीनों बाकी क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटेनॉइड ये क्या करते हैं, मतलब क्लोरोफिल सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करता है, जो बची हुई लाइट है वो ये लोग एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर सारी लाइट अगर ए को दे दी जाएगी तो ए जो होगा वो डैमेज हो जाएगा, खराब जाएगा। तो इसे कहते हैं फोटो ऑक्सीडेशन, मतलब सनलाइट की वजह से डैमेज हो जाना। तो प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, यानी ये तीनों क्लोरोफिल ए को बचा के रखते हैं किस चीज से, फोटो ऑक्सीडेशन से।
साथ ही साथ एब्जॉर्ब लाइट एंड सेंड एनर्जी टू क्लोरोफिल ए। तो जो बची हुई लाइट ये तीनों एब्जॉर्ब करते हैं, उसकी एनर्जी बना देते हैं और क्लोरोफिल ए को भेज देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्लोरोफिल ए जो है वही सबसे ज्यादा मेन प्रोडक्ट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो पिगमेंट क्लोरोफिल ए है। लेकिन बाकी तीन भी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो क्लोरोफिल ए का फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, वो क्लोरोफिल ए जो है वो खराब जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अगला टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो होती है इसमें 4 स्टेप होते हैं। पहला लाइट एब्जॉर्प्शन, लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। दूसरा वाटर स्प्लिटिंग, वाटर को तोड़ के प्रोटॉन निकला है, प्रोटॉन मतलब H+। ठीक है, तो वाटर स्प्लिटिंग अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तीसरा ऑक्सीजन का रिलीज होना, ऑक्सीजन निकलती है। चौथा फॉर्मेशन ऑफ ATP और NADPH, NADPH और ATP यही दोनों प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। ठीक है, लाइट रिएक्शन से। फिर पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC। अब ये जो चारों पिगमेंट्स हैं, ये चारों, इनका एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये एक दूसरे के साथ ऑर्गेनाइज होकर रहते हैं, जिसे हम कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या फिर LHC। अब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या करता है, मतलब ये एनर्जी को यूज करता है, लाइट की एनर्जी को यूज करता है। अब ये 2 तरीके के होते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग या फिर LHC जो होता है 2 तरीके का होता है। एक को कहते हैं फोटो सिस्टम 1 या PS1 कह सकते हैं आप, एक को कहते हैं फोटो सिस्टम 2 या PS2। तो फोटो सिस्टम जो ये है, ये क्या है बेसिकली, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। तो इनको अलग अलग किस बेसिस पे किया जाता है, अलग अलग लाइट एब्जॉर्ब करने के बेसिस पे। जैसे फोटो सिस्टम 1 जो है ये 680 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करता है, जबकि फोटो सिस्टम 2 जो है ये सबसे अच्छी तरीके से 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये भी मैंने आगे लिखा है, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ आप सुनिए और अच्छे से दिमाग में बैठाइए, कोई कॉपी लेके पेन लेके बैठने कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स तो दोनों है फोटो सिस्टम, लेकिन दोनों अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि दोनों अलग अलग तरह की लाइट एब्जॉर्ब करने में माहिर हैं। ठीक है, इनका अपना होगा कुछ। ठीक, फिर नेम अकॉर्डिंग टू डिस्कवरी। अब फोटो सिस्टम 1 जो है और फोटो सिस्टम 2 ये डिस्कवरी के अकॉर्डिंग नेम किए गए हैं, यानी पहले पहले जो डिस्कवर हुआ, पहले फोटो सिस्टम 1 डिस्कवर हुआ, इसी वजह से इसको फोटो सिस्टम 1 कह दिया गया। बाद में जो डिस्कवर हुआ उसको फोटो सिस्टम 2 कह दिया गया। ठीक है, जब आप देखेंगे इनका काम, तो सबसे पहला काम फोटो सिस्टम 2 का आएगा। तो ये जो है फोटो सिस्टम जो है ये डिस्कवरी के हिसाब से मतलब इनका नाम दिया गया है, ये इस हिसाब से नहीं नाम दिया गया कि पहले कौन काम करता है। ठीक है, पहले फोटो सिस्टम 2 काम करता है, लेकिन इसका नाम 2 है क्योंकि डिस्कवरी इसकी बाद में हुई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेम्ड अकॉर्डिंग टू डिस्कवरी, ये डिस्कवरी के अकॉर्डिंग नेम किए गए हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में नीट में अगर क्वेश्चन आ जाए कि PS1 PS2 में से कौन सा पहले काम करता है, तो PS2 पहले काम करता है। ठीक है, तो इस चीज पे नाम पे आप ना जाइएगा, नाम डिस्कवरी के अकॉर्डिंग है। फंक्शन जो होता है वो पहले PS2 करता है, उसके बाद PS1 का फंक्शन आता है। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट पेज हो गया, पहला पेज। अब हम आते हैं दूसरे पेज पे। दूसरे पेज पे सबसे पहले आपको बताया गया एंटीना के बारे में। एंटीना भी एक तरह का LHC होता है, यानी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन इसमें क्या खासियत है, हैव ऑल पिगमेंट एक्सेप्ट 1 क्लोरोफिल ए। एक क्लोरोफिल ए को छोड़ के बाकी सारे पिगमेंट होते हैं। ठीक है, इसमें जो एंटीना होगा इसमें एक क्लोरोफिल ए की कमी रहती है हमेशा। अब ये जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल बच गया है, ये रिएक्शन सेंटर नाम की चीज का फॉर्मेशन करता है। और रिएक्शन सेंटर 2 तरह के होंगे, PS1 के लिए P700 हम बोलेंगे रिएक्शन सेंटर। कोई पूछेगा PS1 के लिए रिएक्शन सेंटर क्या है, P700। 700 क्यों, क्योंकि 700 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करता है। फिर पूछा जाए PS2 के लिए रिएक्शन सेंटर कितने पे है, तो P600 है। P600 इसलिए कहते हैं क्योंकि 680 है, सॉरी 680 इसलिए कहते हैं क्योंकि 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो जो ये रिएक्शन सेंटर है इनकी अपनी अपनी लाइट एब्जॉर्ब करने की मतलब अपना अपना अलग अलग वेवलेंथ होता है। जो PS1 है वो उसको हम P700, उसका रिएक्शन सेंटर जो है उसको P700 बोलते हैं क्योंकि ये 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। जबकि PS2 जो है उसका रिएक्शन सेंटर जो होता है उसको हम P680 बोलते हैं क्योंकि ये 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा एंटीना जो होता है उसमें एक क्लोरोफिल ए की कमी होती है, और जो ये एक क्लोरोफिल ए जो बच जाता है यही रिएक्शन सेंटर बनाता है। ठीक है, PS1 के लिए रिएक्शन सेंटर P700 होता है, PS2 के लिए P680 होता है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी, आपको याद रखनी है। अब आते हैं यहाँ पे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसको कहते हैं जेड स्कीम। ठीक है,
द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नाम का एक टॉपिक है एनसीईआरटी में, उसके अंदर ये दिए गए। अब इसको समझिए। सबसे पहले हमारे पास एक LHC है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, PS2। हमने बताया था सबसे पहले PS2 का फंक्शन होगा, हालांकि इसका नाम 2 रखा गया है, लेकिन पहले फंक्शन इसी का आता है, ठीक। तो जो PS2 होता है ये क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। कितने वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करे अगर कोई पूछेगा तो 700 नैनोमीटर की, ठीक है। तो इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया 700 नैनोमीटर की, और जब लाइट को एब्जॉर्ब किया तो एनर्जी मिली तो इससे इलेक्ट्रॉन निकला। अब इलेक्ट्रॉन जो होता है इसे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, मतलब आसपास कहीं एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, उस पे चला जाता है ये इलेक्ट्रॉन, वो एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। अब PS1 से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे जाता है इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से होते हुए PS1 पे आ जाता है, ठीक है। PS2 से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे गया, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक होता है, उसके थ्रू होते हुए LHC PS1 पे आ जाता है, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आता है तो एनर्जी रिलीज होती है इलेक्ट्रॉन की, और उसी एनर्जी को यूज करके ADP जो होता है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ऐड करके ATP बना लिया जाता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना लिया जाता है, ठीक। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन था वो पहले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया, फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन हमारा PS1 में आएगा, और जब यहां से यहां की ओर इलेक्ट्रॉन आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी। उसी एनर्जी का यूज करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, उसी एनर्जी को यूज किया जाएगा। और ADP जो है इसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, IP मतलब होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ADP में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज किया जाएगा और ATP बना दिया जाएगा। ATP बेसिकली क्या है, एनर्जी है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या, यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, ATP मिल जाता है। तो हमने बताया था आपको लाइट रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट होंगे, ATP और NADPH, ठीक है। तो ATP हमें यहां मिल गया, फिर इलेक्ट्रॉन वापस से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है इलेक्ट्रॉन को वापस से अपने आप मतलब निकाल देगा, अपने आप अंदर से निकालेगा, तो NADP प्लस कहीं पे रखा होगा, उस जो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा वो एक्सेप्ट कर लेगा और NADPH में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये जो मतलब सीक्वेंस है इसको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले PS2 से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से PS1 में इलेक्ट्रॉन आता है तो ATP का फॉर्मेशन होता है, और जब इलेक्ट्रॉन PS1 में आता है तो फिर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहां से इलेक्ट्रॉन फिर से भेजेगा तो वो NADP प्लस होगा सेल में, वो यूज करके NADPH बना देगा। तो हमें 2 चीजें मैंने बताया था आपको यूज होंगी उसमें, मतलब लाइट रिएक्शन में 2 चीजें बनेंगी, तो ATP बन गया और NADPH बन गया, यही दोनों चीज बनती है। अब इसको कहते हैं जेड स्कीम। जेड स्कीम क्यों कहते हैं, आप देख रहे हैं जेड के तरह का शेप है ये, ठीक है। अब इस तरीके से बनाइएगा ऐसे, ठीक। तो ये इसका जो शेप होता है वो जेड के तरह होता है, इस वजह से इसको जेड स्कीम कहते हैं, और इसी को हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। नॉन साइक्लिक क्यों, क्योंकि साइकिल नहीं चल रही है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, यहां आया, यहां आया, यहां आया, यहां पे यूज हो गया, खत्म हो गया इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे कोई साइकिल नहीं चल रही है, जितनी बार यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, ATP और NADPH बनेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब क्या होता है, फोटो मतलब लाइट के प्रेजेंस में, फॉस्फोराइलेशन मतलब होता है एनर्जी का बनना। तो लाइट के प्रेजेंस में एनर्जी का बनना, इसे कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, और ये नॉन साइक्लिक है, इस वजह से हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है नीट में कि जेड स्कीम जो है वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये आपको याद रखना होगा, ये जेड स्कीम जो है ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। एक और क्वेश्चन आता है कि जो मतलब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है तो क्या बनता है। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन जाता है तो हमेशा ATP बनता है, और जब PS1 से एक्सेप्टर से, PS1 का जो एक्सेप्टर है यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो NADPH बनता है, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये काफी लंबा टॉपिक होता है एक्चुअली, और काफी बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाता है जब क्लासेस में पढ़ाया जाता है, ठीक। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। अब आते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। मैंने बताया था, देखिए यहाँ पे मैंने आपको 4 स्टेप बताए थे। लाइट एब्जॉर्प्शन, तो लाइट एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हुआ, यहीं पे, ये PS2 है, इसी ने लाइट को एब्जॉर्ब किया, तभी यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं तो PS2 से अपने आप इलेक्ट्रॉन थोड़ी निकलेगा। लाइट जब एब्जॉर्ब करेगा तो इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, एनर्जी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो लाइट एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर वाटर स्प्लिटिंग होगी, फिर ऑक्सीजन रिलीज होगा, ATP और NADPH तो बन ही चुका है, ठीक है। तो अब आते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर पे।
तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो होता है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स एक होता है, उसी में वाटर की स्प्लिटिंग होती है। स्प्लिटिंग मतलब होता है बेसिकली टूट जाना। वाटर टूटता क्यों है ये भी अभी मैं आपको बताऊंगा। ये होता कहाँ पे है, इनसाइड ल्यूमेन ऑफ थाइलाकोइड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको अगर चैप्टर समझना है तो ये है कि वाटर स्प्लिटिंग जो होती है वो कहाँ होती है, ल्यूमेन में होती है। किसके, थाइलाकोइड के ल्यूमेन में, ठीक है। थाइलाकोइड जो होता है एक सिक्के के तरह का स्ट्रक्चर होता है, उसी के ल्यूमेन में, ल्यूमेन मतलब उसी के अंदर, उसके अंदर जो जगह होती है वहां पे वाटर की स्प्लिटिंग होती है। वहां पे क्या होगा, 2H2O जो होगा वो 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2 बनाएगा। या इसी को आप इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 के बजाय 1 लिख सकते हैं, ठीक है। 1H2O अगर होगा तो ये 2H प्लस होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और हाफ O2 होगा, ठीक है। अब मतलब दोनों रिएक्शन एक्चुअली एनसीईआरटी में दी गई है, तो मैं आपको यहाँ पे एक बार बना के दिखा देता हूं। देखिए ये रिएक्शन क्या है, 2H2O गिव्स 4H प्लस। वहां पे क्या होगा कि एक अकेला H2O, 4H प्लस के बजाय हमें 2H प्लस मिलेगा, 4 इलेक्ट्रॉन के बजाय हमें 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और 1 O2 के बजाय हमारे पास आधा O2 मिलेगा। तो ये रिएक्शन भी आपको कभी कभी देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो बेसिकली 2 से आप डिवाइड कर देंगे तो वो रिएक्शन आ जाएगी। अब ये जो 4H प्लस मिला है ये ल्यूमेन में ही रह जाएगा, क्योंकि ल्यूमेन में हो रहा है वाटर की स्प्लिटिंग, तो ये ल्यूमेन में ही इकट्ठा होता जाएगा। जितनी बार वाटर स्प्लिट होगा ये सारा ल्यूमेन में इकट्ठा हो जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं ये प्रोवाइडेड टू pH2 टू रन जेड स्कीम कॉन्टिन्यूसली। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, फिर वो यूज हो जाता है, वापस यहां नहीं आता है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो ये वाटर स्प्लिटिंग के समय जो 4 इलेक्ट्रॉन निकलता है ये प्रोवाइडेड टू pH2, ये pH2 को दे दिया जाता है, जिससे जेड स्कीम लगातार चलती रहे। तो जितना भी यहाँ पे आपको वाटर की स्प्लिटिंग में इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये pH2 को दे दिया जाएगा। जब इसके पास फिर से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ये फिर से इलेक्ट्रॉन यहाँ भेजेगा, फिर पूरी साइकिल ऐसे चलेगी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका हर बार यूज हो जाता है, इसी वजह से इसको बार बार इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन आता कहाँ है, वाटर की स्प्लिटिंग से। तो क्वेश्चन ये आता है नीट में कि pH2 को जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से आता है, तो वाटर की स्प्लिटिंग से आता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, इसको आप एक साथ पढ़िएगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब ये पार्ट जो है इसको कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक क्यों कहते हैं ये भी अभी आपको समझ में आएगा। इसमें जो है फोटो सिस्टम 1 होता है, सिर्फ फोटो सिस्टम 2 होता ही नहीं है, ठीक है। तो फोटो सिस्टम 1 क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, लाइट के एब्जॉर्ब करने पे एनर्जी आएगी, इसको एनर्जी जब आएगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आएगा और वापस PS1 में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं साइकिल चल रही है, ये इलेक्ट्रॉन की एक साइकिल चल रही है। इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, एक्सेप्टर पास चला गया, एक्सेप्टर से फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से वापस होते हुए PS1 में आ गया। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से इलेक्ट्रॉन वापस PS1 में आता है तो एनर्जी का रिलीज होता है और उसी समय ADP फिर से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में जोड़ के ATP बना दिया जाता है, ठीक। तो ये आपको याद रखना है कि जो साइक्लिक, इसको साइक्लिक फॉस्फोराइजेशन कहते हैं क्योंकि साइकिल बन रही है। और ये याद रखना है कि साइक्लिक फॉस्फोराइजेशन जो होता है उसमें सिर्फ ATP का फॉर्मेशन होता है, NADPH नहीं बनता है। जबकि नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में हमें ATP भी मिलता है और NADPH भी मिलता है, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में हमें सिर्फ ATP मिलता है और ये साइकिल होती है, ठीक है। इसको किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गया फिर वापस इसी के पास आ गया, तो ऐसी इलेक्ट्रॉन की साइकिल चलती रहती है, ठीक। अब ये टॉपिक है छोटा सा। पॉसिबल साइट फॉर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज स्ट्रोमा लैमली। एनसीईआरटी कहती है कि एक पॉसिबल साइट मतलब जगह, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के लिए, फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए जो एक पॉसिबल जगह हो सकती है वो स्ट्रोमा लैमली हो सकती है, क्योंकि स्ट्रोमा लैमली में हमें सिर्फ PS1 देखने को मिलता है। तो अब इसलिए अगर हमें सिर्फ PS1 है हमारे पास तो साइक्लिक वाला हो सकता है, मतलब नॉन साइक्लिक के लिए तो हमें PS1 PS2 दोनों चाहिए ना। नॉन साइक्लिक के लिए देखिए PS1 PS2 और PS1 दोनों चाहिए, लेकिन क्योंकि स्ट्रोमा लैमली जो है उसमें हमें सिर्फ PS1 देखने को मिल रहा है, तो इसी वजह से स्ट्रोमा लैमली में साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होता होगा। ओनली ATP इज प्रोड्यूस्ड एंड नो NADPH इज प्रोड्यूस्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ ATP प्रोड्यूस होता है, किसी तरह का NADPH प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। अब आते हैं केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस के लिए 4 चीजें चाहिए होती हैं। मेम्ब्रेन, किसी भी तरह की मेम्ब्रेन चलेगी, प्रोटॉन पंप होना चाहिए। प्रोटॉन पंप क्या करता है, प्रोटॉन को मतलब
ट्रांसफर कराता है, क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट कराता है, ठीक है। तो प्रोटॉन पंप जो होता है ट्रांसपोर्ट कराता है। अब मैंने एक पहले भी माइंड मैप में एक चीज आपको बताइए, कोई भी तरह का पंप जो होता है वो हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराता है। तो याद रखिएगा प्रोटॉन पंप जो है ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, यानी प्रोटॉन का डिफरेंस चाहिए, यानी अगर ये मेम्ब्रेन है तो इधर प्रोटॉन कम हो, इधर ज्यादा हो, या फिर इधर कम हो, इधर ज्यादा हो, मतलब दोनों तरफ बराबर प्रोटॉन नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो दो प्रोटॉन का ग्रेडियंट चाहिए, यानी डिफरेंस चाहिए। फिर एक एंजाइम चाहिए, एटीपी सिंथेज। एटीपी आपको पता है, एटीपी जो होता है, सिंथेज मतलब होता है सिंथेसाइज करना या बनाना। तो एटीपी को सिंथेसाइज करने वाला एंजाइम चाहिए, और इसी को हम एटीपी सिंथेज नाम दे देते हैं, ठीक है। एटीपी सिंथेज जो होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं इस एंजाइम में, एक को कहते हैं CF0, एक को कहते हैं CF1। CF0 जो होता है वो एम्बेडेड इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में धंसा हुआ होता है। ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करता है प्रोटॉन का, यानी H+ का, यहां से, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकंड वाला। CF0 जो होता है इसके थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है प्रोटॉन का, यानी H+ का। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है इसमें किसी भी तरह की एनर्जी नहीं चाहिए होती है, ठीक है। अगर आपने पुराने माइंड मैप मेरे पढ़ रखे होंगे तो मतलब किसी भी तरह का ट्रांसपोर्ट जो है वो मैंने काफी अच्छे समझा रखा है, सभी तरह का ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो आपको पता होगा कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कोई एनर्जी नहीं चाहिए, तो ये CF0 से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है प्रोटॉन का। फिर है CF1। CF1 जो होता है प्रोट्यूड्स ऑन आउटर सरफेस। प्रोट्यूड मतलब होता है निकलना, ये निकला होता है मेम्ब्रेन से, आउटर सरफेस में निकला होता है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के, ठीक है। तो जैसे ये मेम्ब्रेन है हमारी, तो यहाँ पे ऐसे निकला हुआ होता है CF1, ठीक है। और जबकि जो ये CF0 होता है ये मेम्ब्रेन में यहीं पे ऐसे ऐसे धंसा रहेगा, ठीक है, इसी के बीच में ऐसे कहीं पे होगा। तो CF0 धंसा होता है, CF1 जो होता है वो बाहर की ओर निकला होता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट इज अक्रॉस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। अब प्रोटॉन ग्रेडियंट जो होता है वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है। अब ये चीज तो बहुत ही आसानी से समझ में आनी चाहिए आपको, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था कि जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स होता है ल्यूमन में होता है, और जब 4H+ बनता है तो ये ल्यूमन में एक्यूमुलेट हो जाता है, किसके, थाइलाकॉइड के। तो थाइलाकॉइड के ल्यूमन में क्या होता है, H+ ज्यादा हो जाता है। अब ये मान लीजिए ये इधर साइड ल्यूमन है, इधर बाहर साइड है, तो ल्यूमन में H+ ज्यादा हो गया, बाहर कम है, तो एक ग्रेडियंट बन गया। तो यही बताया गया, प्रोटॉन ग्रेडियंट जो होता है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के क्रॉस होता है। अब एनर्जी कैसे मिलती है, ब्रेकिंग ऑफ H+ ग्रेडियंट। अब ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बना हुआ है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन का, ये ब्रेक जब होता है तो ये एक्टिवेट कर देता है एटीपी सिंथेज को, विच मेक्स एटीपी, जिससे हमें एटीपी मिलती है। अब ये ब्रेक क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप प्रोटॉन का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रहा है। तो CF0 जो होता है इसके थ्रू प्रोटॉन बाहर निकलने लगते हैं। जब बाहर निकलने लगते हैं तो ये H+ का जो ग्रेडियंट होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट, ये ब्रेक हो जाता है। और जैसे ये प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक होता है, एक्टिवेट एटीपी सिंथेस जो होता है एक्टिवेट हो जाता है और एटीपी बन जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा पेज। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट याद रखना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये याद रखना है कि इसमें जेड स्कीम या फिर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमें एटीपी और NADPH दोनों मिलता है, लेकिन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ हमें एटीपी मिलता है, NADPH नहीं मिलता है, ठीक है। ये जो ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा दूसरा पेज था। अब हम आते हैं तो ये है हमारा तीसरा पेज। अब हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। तो पिछले पेज में मैंने बताया था आपको कि जो लाइट रिएक्शन हुई थी उससे एटीपी और NADPH बना था। अब ये जो एटीपी NADPH है इसको यूज किया जाएगा डार्क रिएक्शन में, या फिर हम डार्क रिएक्शन को ही बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं, ठीक है। तो आप डार्क रिएक्शन कह सकते हैं या बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं। इन दोनों में मतलब इसमें हमें एटीपी और NADPH का यूज करना होगा, ठीक। अब मेल्विन केल्विन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एल्गल फोटोसिंथेसिस पे काम किया था और कार्बन 14 आइसोटोप यूज किया था, ठीक है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि जो केल्विन साइंटिस्ट थे इन्होंने कौन सा आइसोटोप यूज किया कार्बन का, तो C14 आइसोटोप इन्होंने यूज किया था, ठीक। एल्गी के फोटोसिंथेसिस के बारे में इन्होंने पढ़ाया था। अब इन्होंने ये भी पता लगाया कि पहला प्रोडक्ट जो CO2 फिक्सेशन में मिलता है वो 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड होता है। मतलब एक ऑर्गेनिक एसिड होता है जिसमें 3 कार्बन होते हैं, ठीक। और ये होता क्या है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी PGA। तो इस 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को शॉर्ट में हम 3PGA कह सकते हैं। 3PGA इसलिए कहते हैं क्योंकि 3 कार्बन है, तो इसी वजह से हम इसको कभी कभी PGA लिखते हैं, कभी कभी हम 3PGA लिख देते हैं, ठीक है।
अब जिन प्लांट्स में ये 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड मिलेगा उसमें हम C3 पाथवे बोलेंगे, फॉलो करता है प्लांट, ठीक है, या फिर उसी प्लांट को हम C3 प्लांट बोलेंगे। तो C3 और C4 दो तरह के प्लांट होते हैं और ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि पहला प्रोडक्ट CO2 फिक्सेशन में क्या मिला। यहाँ पे हमें 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड मिला है, इसी वजह से हम बोल देंगे ये प्लांट जो है वो C3 प्लांट है। अगर हमें 4 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड मिलता तो हम उस प्लांट को C4 प्लांट बोल देते, ठीक है। तो ये भी अभी आगे लिखा होगा, वो आएगा। तो ये आपको पता चल गया C3 पाथवे हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड बना रहा है, तो ये C3 प्लांट है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, ये पार्ट जो है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसे हम कहते हैं कैल्विन साइकिल या C3 साइकिल, ठीक है। जो ये कैल्विन साइंटिस्ट थे, अभी आपने ऊपर पढ़ा जिनके बारे में, उन्होंने एक खोजा था, इस वजह से उनके नाम पे रख दिया है। तो जो कैल्विन साइकिल है या C3 साइकिल है, सीन इन बोथ C3 एंड C4 प्लांट। इसको हम C3 साइकिल कहते तो हैं, लेकिन ये C3 और C4 सभी प्लांट्स में देखी जाती है, ठीक है। तो ऐसा आप कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं, मतलब कंफ्यूज ना होइएगा कि ये सिर्फ C3 में देखने को मिलती है। ये C3 C4 कोई भी प्लांट अगर फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो उसमें कैल्विन साइकिल या कह लीजिए C3 साइकिल देखने को मिलेगी। अब कैल्विन साइकिल में 3 स्टेप होते हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन, और इन्हीं तीनों का अगर आप अच्छे समझ लेंगे तो ये बहुत आसान है, ठीक। तो पहला जो स्टेप है उसे कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का RuBP से जुड़ना। RuBP जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ जाता है, और ये जुड़ने के लिए हमें एक एंजाइम यूज करना पड़ता है जिसे हम कहते हैं RuBP कार्बोक्सिलेज, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं RuBisco। RuBisco को फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है। तो ये जो एंजाइम है ये क्या करता है, RuBP को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवा देता है, और फिर हमें क्या मिलता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA। अभी यही चीज आपने देखा था, मेल्विन केल्विन ने निकाला था। मेल्विन केल्विन ने क्या कहा, पहला प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का क्या होता है, 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड, या फिर कह लीजिए 3PGA। तो ये देखिए यहाँ पे पहला प्रोडक्ट हमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का मिल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जोड़ना किसी चीज में, ठीक है। तो पहला प्रोडक्ट हमारा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का क्या मिल रहा है, 3PGA मिल रहा है। कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, ठीक। तो ध्यान रखिएगा एक बार में हमें 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, ठीक है, PGA के, ठीक। तो ये था पहला स्टेप। फिर दूसरा स्टेप होता है रिडक्शन। रिडक्शन जो स्टेप होता है इसमें हमें 2 ATP और 2 NADPH का यूज होता है, इन दोनों को हम यूज करते हैं। जो 2 ATP होता है ये फॉस्फोराइलेशन के लिए यूज होता है, और 2 NADPH जो होता है ये रिडक्शन ऑफ 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के लिए यूज होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। 1 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमें 2 NADPH चाहिए, ठीक है। यानी अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल मान लीजिए 2 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो हमें 4 NADPH चाहिए, ठीक। तो ये याद रखिएगा कि 1 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमें 2 NADPH कम से कम चाहिए, ठीक है। तो 2 NADPH हम यूज करेंगे 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के रिडक्शन के लिए। सो फॉर 1 ग्लूकोज 6 टर्न ऑफ केल्विन साइकिल इज रिक्वायर्ड। अब 1 कार्बन के लिए हमें 2 NADPH यूज करना पड़ रहा है, और 2 ही NADPH एक बार में यूज होगा। तो ग्लूकोज बनाने के लिए, ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं ना। उसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो 6 कार्बन के लिए हमें इस साइकिल को 6 बार बनाना, मतलब रिपीट करना होगा। ये केल्विन साइकिल जो है अगर जब 6 बार चलेगी, 6 टर्न जब इसके चलेंगे, तब 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिल पाएगा, ठीक। क्योंकि जब पहली बार चलेगी तो सिर्फ हमारे पास 2 ही NADPH है, तो 1 ही कार्बन मिल पाएगा। तो ये अगली बार फिर चलाएंगे, फिर हमें 1 कार्बन मिलेगा, फिर एक बार चलाएंगे, फिर 1 कार्बन मिलेगा। तो इसी तरीके से 6 बार जब हम चलाएंगे तब हम 1 ग्लूकोज बना पाएंगे, क्योंकि 1 ग्लूकोज के लिए 6 कार्बन चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो सीधे रट लीजिए, क्योंकि नीट में डायरेक्ट पूछा जाता है कि 1 ग्लूकोज को बनाने के लिए केल्विन साइकिल को कितनी बार चलाना पड़ेगा, तो 6 बार चलाना पड़ेगा, ठीक। फिर आता है तीसरा स्टेप, रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है, RuBP जो है उसको रीजनरेट कर लिया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं RuBP कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ के खत्म हो गया था, कंज्यूम हो गया था। यहाँ पे हम इसको वापस से रीजनरेट दोबारा बना लेंगे, और इसके लिए हमें 1 ATP खर्च करनी पड़ेगी। तो अगर आप पूरी साइकिल में देखें तो 2 ATP यहाँ खर्च हो रही है, 1 यहाँ, यानी 3 ATP खर्च हो रही है। यानी फॉर 1 साइकिल 3 ATP यूज होगी, और NADPH सिर्फ एक जगह पे यहाँ पे यूज हो रहा है, कितना, 2। तो 2 NADPH यूज होगा। तो एक साइकिल के लिए, एक केल्विन साइकिल के लिए 3 ATP हमें चाहिए होती है, और 2 NADPH चाहिए होता है। लेकिन अगर हमें 1 ग्लूकोज बनाना है तो 6 कार्बन चाहिए, तो 3 की जगह
3 को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, 18 एटीपी चाहिए, और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 एनएडीपीएच चाहिए, ठीक है, क्योंकि 6 बार साइकिल चलानी पड़ेगी ना, एक के लिए 3 एटीपी तो 6 बार के लिए 18 एटीपी, 2 एनएडीपीएच एक के लिए तो 6 बार के लिए 12 एनएडीपीएच। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एक साइकिल में 3 एटीपी 2 एनएडीपीएच यूज होते हैं। एक ग्लूकोज अगर हमें बनाना पड़ा तो 18 एटीपी हमें चाहिए होगी और 12 एनएडीपीएच यूज होंगे, और 6 बार साइकिल को हमें घुमाना पड़ेगा, 6 बार साइकिल चलेगी तब हमें एक ग्लूकोज मिल पाएगा, ठीक है। तो ये था केल्विन साइकिल, काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। और अब हम आते हैं यहाँ पे, अब क्वेश्चन में एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 कौन होता है। C3 प्लांट में अलग होता है, C4 प्लांट्स में अलग होता है। तो C3 प्लांट में प्राइमरी एक्सेप्टर मतलब सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ जुड़ा, तो आप ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ जुड़ा, RUBP के साथ, ठीक है। तो यही हम यहाँ लिख देंगे। C3 प्लांट के लिए हमारे पास RUBP होता है जो कि 5 कार्बन का होता है, इसीलिए 5C RUBP लिखा जाता है। 5 कार्बन का एक कंपाउंड होता है जिसे RUBP कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है राइबोलोज बिसफॉस्फेट, ठीक। तो प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 C3 प्लांट में RUBP होता है, C4 प्लांट में PEP होता है, फॉस्फोइनॉल पाइरोवेट इसका फुल फॉर्म होता है, ये 3 कार्बन का होता है। अब ये भी याद करना जरूरी है कि RUBP 5 कार्बन का होता है जबकि PEP जो होता है वो 3 कार्बन का होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पे C4 प्लांट्स की थोड़ी सी बात यहाँ की गई है, उसको हम देख लेते हैं। C4 प्लांट जो होते हैं ये बेसिकली C3 प्लांट से ज्यादा अच्छे होते हैं। अच्छे क्यों होते हैं, क्योंकि टॉलरेट हाई टेम्परेचर, ये टेम्परेचर ज्यादा टॉलरेट कर सकते हैं। फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, इसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। मोर प्रोडक्टिव, ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। रिस्पॉन्ड टू हाई लाइट इंटेंसिटी, ज्यादा लाइट यूज कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है मेज और सॉर्गम, दोनों आपको याद रखना है। मेज और सॉर्गम C4 प्लांट होते हैं, ये बेसिकली एफिशिएंट होते हैं, ज्यादा अच्छे होते हैं C3 प्लांट के कंपैरिजन में। टेम्परेचर ज्यादा टॉलरेट कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, फोटो रेस्पिरेशन में बेसिकली एनर्जी लॉस होती है, तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता तो एनर्जी नहीं लॉस करते हैं। मोर प्रोडक्टिव होता है, ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, और हाई लाइट इंटेंसिटी को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, यानी ज्यादा लाइट में भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये C4 प्लांट के बारे में आपको, तो ये हमारा तीसरा पेज था। अब हम चलते हैं चौथे पेज की तरफ। तो इसको जूम कर लेते हैं। चौथे पेज में आपको पहले चीज लीफ ऑफ C4 प्लांट, अगर हमें C4 प्लांट पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे ये इस बारे में बताया गया है। लीफ ऑफ C4 प्लांट जो होती है उसमें क्रांज एनाटॉमी पाई जाती है। क्रांज मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन या अरेंजमेंट। तो C4 प्लांट जो होते हैं उनमें एक खास तरह की एनाटॉमी पाई जाती है जिसे क्रांज एनाटॉमी कहा जाता है। इसमें होता क्या है, बंडल शीथ सेल्स पाई जाती हैं, आर फाउंड अराउंड वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल जो होता है उसके बगल बगल बंडल शीथ सेल पाई जाती है, ठीक है। बंडल शीथ सेल की दो इंपॉर्टेंस है, ये याद रखना है, 2 प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी हैव लॉट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, बंडल शीथ सेल में क्लोरोप्लास्ट काफी ज्यादा होता है तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो सकता है। दूसरी चीज, बंडल शीथ सेल में थिक वॉल होती है, कोई गैस का एक्सचेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी जो है बंडल शीथ सेल की आपको याद रखनी है। अब हम आते हैं यहाँ पे जिसे हम कहते हैं C4 पाथवे या हैच एंड स्लैक पाथवे। हमने C3 के बारे में पढ़ा था, C3 साइकिल थी, ये C4 पाथवे होता है जिसे हम हैच एंड स्लैक पाथवे कहते हैं। यहाँ पे फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में जो पहला प्रोडक्ट मिलता है वो 4 कार्बन का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मिलता है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA लिखते हैं, ठीक है। तो जो पहला प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का वो OAA होता है C4 प्लांट्स में, ठीक। यही क्वेश्चन C3 प्लांट के लिए भी पूछा जाता है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए आपसे कि पहला प्रोडक्ट जो होता है वो कार्बोक्सिलेशन का क्या होता है, तो ये PGA होता है। यही चीज तो यहाँ बताया था मैंने, पहला प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का यहाँ पे क्या होता है, PGA होता है। यहाँ पे पहला प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का क्या होता है, OAA होता है, 4 कार्बन का। क्योंकि यहाँ 4 कार्बन का प्रोडक्ट मिलता है इसीलिए इनको हम C4 प्लांट कहते हैं, ठीक है। अब ये आती है थोड़ी सी साइकिल पाथवे, तो ये पाथवे आपको समझना है और सबसे बेस्ट जो है इस मतलब फिगर से ही समझ में आता है, इसी वजह से मैंने फिगर ही बना दिया है। तो इसमें 2 सेल इन्वॉल्व होती हैं, मीजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल। मीजोफिल और बंडल शीथ दोनों मिलकर काम करती हैं। सबसे पहले यहां शुरू करेंगे। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है हमें, और वो कार्बन डाइऑक्साइड HCO3- यहां से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है प्लांट, ठीक है। HCO3- और पेप ये दोनों रिएक्ट करते हैं। करने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है जिसे कहते हैं पेपकेज।
पेपकेज जो होता है ये इन दोनों को रिएक्ट करवाता है, उससे एक C4 एसिड मिलता है, और हमने बताया था अभी C4 एसिड कौन सा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है या फिर ये इसी फॉर्म में रहेगा या फिर इसको मैलिक और एस्फार्टिक एसिड दोनों में से किसी एक में चेंज कर दिया जाएगा। ठीक, चेंज करने के बाद इसको बंडल शीथ सेल में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो बेसिकली ये जो ब्लैक वाली लाइन है ट्रांसपोर्ट को शो कर रही है। तो यहां से हमारा C4 एसिड जो है, चाहे OAA है, चाहे मैलिक है, चाहे एस्फार्टिक, तीनों C4 एसिड है। C4 को हमने यहां ट्रांसफर कर दिया बंडल शीथ सेल में। फिर बंडल शीथ सेल में C4 का डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, उससे हमें दो चीजें मिली, कार्बन डाइऑक्साइड और C3 एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये बंडल शीथ सेल में ही केल्विन साइकिल द्वारा यूज किया जाता है। तो ये देखिए आप, है तो ये C4 प्लांट, लेकिन इसमें केल्विन साइकिल हो रही है यानी C3 साइकिल। तो केल्विन साइकिल हर जगह होती है, चाहे वो C4 प्लांट हो चाहे C3 प्लांट। पूछा ये जाता है कि केल्विन साइकिल जो है वो C4 प्लांट में कहां पे होती है, तो बंडल शीथ सेल के अंदर होती है। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड केल्विन साइकिल में यूज हो जाएगा, और ये जो C3 बचेगा इसको वापस से हम मीजोफिल में ट्रांसफर करेंगे, फिर C3 से हम पेप वापस से रीजनरेट कर लेंगे। ठीक है, तो C3 से वापस से यहाँ पे पेप रीजनरेट हो जाएगा, फिर यही साइकिल वापस से चलेगी। तो ये जो है इसको हम कहते हैं C4 पाथवे। ठीक, तो क्वेश्चन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है ये आता है कि ये जो केल्विन साइकिल है C4 प्लांट में वो कहाँ चलती है, बंडल शीथ सेल में। C3 प्लांट में कहाँ चलती है, तो मीजोफिल सेल में। यहाँ पे मतलब C4 प्लांट में बंडल शीथ सेल में, C3 अभी आपने पढ़ा था इसके पहले, उसमें मीजोफिल में चलती थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये यहाँ मैंने लिख दिया है। सो इन C4 प्लांट C3 साइकिल रन इन बंडल शीथ सेल। C4 प्लांट में भी C3 साइकिल, ये कह लीजिए केल्विन साइकिल जो है वो चलती है और बंडल शीथ सेल के अंदर चलती है। ठीक है, तो ये था हमारा C4 पाथवे। ठीक, पूरा। अब आते हैं फोटो रेस्पिरेशन पे। जो फोटो रेस्पिरेशन होता है सिर्फ C3 प्लांट्स में देखा जाता है, C4 वाले नहीं करते हैं। अभी ये चीज मैंने अभी पढ़ाया था आपको कुछ देर पहले। अब रुबिस्को के बारे में यहाँ पे एनसीईआरटी ने बताया। रुबिस्को जो होता है मोस्ट एबंडेंट एंजाइम इन वर्ल्ड, दुनिया का सबसे एबंडेंट एंजाइम है पूरे बायोस्फीयर में। ठीक है, कैन बाइंड विथ बोथ CO2 एंड O2। ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी बाइंड कर सकता है और ऑक्सीजन से, यानी दोनों के लिए रिएक्शन करवा सकता है ये। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का रेशियो बराबर है, मतलब दोनों मात्रा में सेम है, तो रुबिस्को जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करेगा, और वो अच्छी बात होगी क्योंकि रुबिस्को जब कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करेगा तभी तो रिएक्शन होगी। लेकिन अगर C3 प्लांट्स में मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया और ऑक्सीजन ज्यादा होगी, तो C3 प्लांट में क्या होता है, कुछ ऑक्सीजन जो होती है वो रुबिस्को से जाके बाइंड कर लेती है, और इससे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो होता है वो कम हो जाता है, यानी केल्विन साइकिल नहीं चल पाती है। तो यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन जो होता है बेसिकली प्लांट को कमजोर करता है, उसकी फालतू की एनर्जी यूज करता है। अब फोटो रेस्पिरेशन होता क्या है, RUBP जो होता है उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। मैंने बताया कि रुबिस्को जो होता है एंजाइम होता है ना, तो ये अगर ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया RUBP को, ऑक्सीजन के साथ अगर RUBP को जोड़ दिया तो उससे हम कहेंगे फोटो रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को, इसमें दो चीजें मिलती हैं, एक मॉलिक्यूल मिलता है फॉस्फोग्लिसरेट का, एक मॉलिक्यूल मिलता है फॉस्फोग्लाइकोलेट का। तो दो मॉलिक्यूल मिलते हैं और कोई सिंथेसिस नहीं होती, ना ATP हमें मिलता है, ना NADPH मिलता है, ना शुगर मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। ऑल्सो यूजेस ATP एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। और ये एक काम और भी करता है कि इस प्रोसेस में ATP यूज भी कर लेता है। एक तो ये कुछ दे नहीं रहा है, ऊपर से ATP यूज भी कर ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट में अंदर चाहिए। तो ये प्रोसेस जो है फोटो रेस्पिरेशन प्लांट के लिए सही नहीं है। C3 में देखी जाती है, C4 में नहीं देखी जाती। ठीक है, अब ये जो C4 होते हैं इनमें क्यों नहीं देखी जाती, क्योंकि इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन फॉर रुबिस्को। C4 प्लांट्स क्या करते हैं, रुबिस्को के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा तो रुबिस्को इससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से जुड़ेगा ही नहीं। तो इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर रुबिस्को, सो नो फोटो रेस्पिरेशन। तो इसी वजह से कोई फोटो रेस्पिरेशन C4 में नहीं देखने मिलता। ठीक, तो ये था हमारा फोटो रेस्पिरेशन वाला पार्ट। अब आखिरी टॉपिक पे आते हैं इस पूरे चैप्टर के, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को कौन कौन अफेक्ट करता है, तो दो फैक्टर हो सकते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जो होता है जेनेटिक फैक्टर्स, जैसे नंबर, एज, साइज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीफ। लीफ का नंबर कितना है, एज कितनी है, साइज कितनी है, किस तरीके से ओरिएंटेशन है लीफ का। कार्बन डाइऑक्साइड जो है लीफ के अंदर रुकती है कि नहीं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन लीफ के अंदर कितना है, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल लीफ के अंदर कितना है, ये इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है,
एक्सटर्नल फैक्टर में 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सनलाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, यही 4 एनसीईआरटी ने दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जो है आपने देखा होगा, यहाँ पे भी मैंने लिखा है, यहाँ पे भी। यहाँ पे लीफ के अंदर वाला बात की जा रहा है, लीफ के अंदर कितना होता है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर की बात की जा रही है कि एटमॉस्फेयर में कितना कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो सनलाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन और वाटर, इन 4 पे। अब यहाँ पे एक लॉ बताया है एनसीईआरटी ने, जिसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, ये याद रखिएगा, ब्लैकमैन ने दिया था। इन्होंने क्या बताया, इफ अ केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन 1 फैक्टर, अगर कोई केमिकल प्रोसेस है वो एक से ज्यादा फैक्टर पे डिपेंड करती है, देन इट्स रेट विल बी डिटरमाइंड बाय फैक्टर विच इज नियरेस्ट टू इज मिनिमल वैल्यू। तब जो रेट होगा उस प्रोसेस का वो उस फैक्टर से डिटरमाइन होगा जो कि सबसे कम होगा। ठीक, इट इज द फैक्टर विच इज डायरेक्टली इफेक्ट प्रोसेस इफ द क्वांटिटी इज चेंज, और उसी फैक्टर से प्रोसेस इफेक्ट होगी अगर उसका क्वांटिटी बदला जाएगा। क्या याद करना है, कुछ नहीं याद करना है, इस पूरे को ऐसे काट दीजिएगा। अगर पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद अगर प्रिंट कराइएगा इसको तो ऐसे काट दीजिएगा, कुछ नहीं, पूरी डिफिनेशन नहीं याद करनी, बिल्कुल नहीं याद करना। यहाँ पे लिख दिया मैंने, डू नॉट लर्न इट। ठीक है, याद नहीं रखना, बस आपको समझना है कि लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर जो है वो ब्लैकमैन के द्वारा दिया गया था, और इसमें इन्होंने ये बताया कि अगर कई सारी मतलब चीजें मिलकर एक प्रोसेस को डिटरमाइन कर रही हैं तो जो सबसे कम होगा उसी पर रेट, वही जो है वो रेट को सबसे ज्यादा मतलब इफेक्ट करेगा। ठीक है, जैसे हमें सनलाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड और कंसंट्रेशन, वाटर। अब मान लीजिए सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है, वाटर है, लेकिन टेम्परेचर बहुत कम है तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर कम हो जाएगी बहुत ज्यादा तो वो मतलब जो प्रोडक्शन है उसको रोक देती है, यही बताया गया है। इसको याद बिल्कुल नहीं करना, यहाँ पे मैंने इसलिए लिख दिया डू नॉट लर्न इट। ठीक है, इसको याद नहीं करना है आपको। अब ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं इनके बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना है और, ठीक है, ये इतना चीज। तो पहला है लाइट। लाइट जो होता है एट लो इंटेंसिटी फोटोसिंथेसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइट। अगर लाइट की इंटेंसिटी कम है तो जितनी ज्यादा लाइट होगी उतनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। हाइयर इंटेंसिटी है, काफी ज्यादा इंटेंसिटी है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सेचुरेट कर जाता है। सेचुरेट मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है कि इससे ज्यादा रेट फोटोसिंथेसिस का नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि रेट मान लीजिए लाइट तो हमारे पास बहुत आ गई, लेकिन हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब तो मतलब जितना है उतना फिक्स है ना। ऐसा तो नहीं है लाइट आने से कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया, वाटर भी आ गया, ऐसा तो होता नहीं है। तो इसी वजह से क्या होता है, रेट जो होता है फोटोसिंथेसिस का वो सेचुरेट कर जाता है, रुक जाता है, एक मतलब लेवल पे रुक के उसी पे लेवल पे रहता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वेरी हाई इंसिडेंट अगर लाइट होगी, ज्यादा हाई मतलब बहुत ज्यादा तेज अगर लाइट होगी तो ये क्लोरोफिल को डैमेज करता है, वो भी मतलब प्लांट के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में 0.03 से 0.04% होता है, तो काफी कम है। मोर देन 0.05%, अगर 0.05% से ज्यादा हो गया तो ये लीफ के लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, अगर लो लाइट है मतलब कंडीशन लाइट जो होती है वो अगर कम है तो C3 या C4 दोनों प्लांट जो होते हैं कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं खास कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन का। ठीक है, अगर लाइट की कमी है तो कोई रिस्पांस नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन आप बढ़ाइए, कम करिए, कोई रिस्पांस, कुछ खास रिस्पांस नहीं होगा। ठीक है, अगर लाइट कंसंट्रेशन ज्यादा है तो जो C3 और C4 है दोनों प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाएगा अगर आप कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का अगर कंसंट्रेशन आप बढ़ा देंगे तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाएगा, लेकिन सिर्फ हाई लाइट कंडीशन में, ज्यादा लाइट होगी तो। सैचुरेशन जो होता है C4 के लिए 360 माइक्रोलीटर पर लीटर पे होता है, C3 प्लांट्स में 450 माइक्रोलीटर पर लीटर कंसंट्रेशन पे सेचुरेशन हो जाता है। सेचुरेशन मतलब मैक्सिमम पहुंच के रुक जाना। ठीक है, तो C4 प्लांट जो होते हैं वो 360 माइक्रोलीटर पर लीटर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन होता है। उसी समय बस इससे आगे अगर कंसंट्रेशन हो गया तो उससे कोई मतलब नहीं रखेगा। लेकिन जो C3 प्लांट होते हैं ये 450 तक कंसंट्रेशन जो होता है उसको झेल सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब वाटर अगर कमी हो गई तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है अंदर नहीं आ पाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीजेस, कम हो जाता है। इसके अलावा लीफ विल्ट कर जाती है, विल्ट मतलब सिकुड़ जाना या ऐसे कर जाना, तो इससे क्या होता है सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो सनलाइट कम मिल पाती है, तो उससे भी फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर इफेक्ट्स मेनली डार्क रिएक्शन, ज्यादातर ये डार्क रिएक्शन को इफेक्ट करता है क्योंकि एंजाइम यूज करते हैं ये डार्क रिएक्शन। जहां पे एंजाइम होता है तो एंजाइम को काम करने के लिए एक निश्चित टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए होता है। तो अगर हम टेम्परेचर बदलेंगे तो डार्क रिएक्शन में जो मतलब एंजाइम है वो काम नहीं कर पाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा गया है
टेम्परेचर की बात करें तो इट मेनली इफेक्ट डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को इफेक्ट करता है जल्दी, क्योंकि एंजाइम है, डार्क रिएक्शन में एंजाइम का यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से मेन इफेक्ट वहीं पे होता है। तो ये हो गया हमारा आखिरी पार्ट, और ये चौथा पेज, ये तीसरा पेज, ये दूसरा पेज, और ये पहला पेज, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस इन हाइफोरान का माइंड मैप था। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, लिंक होगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री है। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगला पार्ट भी जल्दी ही आ जाएगा। बाकी जो लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री का बोल रहे हैं उसको भी मैं बनाने की सोच रहा हूं, लेकिन पहले बायो हो जाए एक बार, फिर उसको करते हैं, ठीक है। तो ये था वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर अच्छा लगेगा तो शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बाकी कुछ और होता हो तो वो भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।